नेशन न्यूज में आज आपके सामने लेकर आए हैं देश की सबसे बड़ी खबर जो कश्मीर घाटी में है। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का झंडा लहराया जाना। बताया जा रहा है कि ईद के मौके पर कुछ नौजवानों ने घाटी में बगदादी का झंडा लहराया है। आतंक के इस काले झंडे के ही तले आतंकी इराक और सीरिया में कत्लेआम मचा रहे हैं और अब बगदादी के जहर का ये खतरनाक सबूत कश्मीर में सामने आया है। तस्वीरें 6 अक्टूबर की हैं जब श्रीनगर में कुछ नौजवानों ने इजरायल के विरोध में मार्च निकाला। इस मार्च में प्रदर्शनकारी फिलिस्तीनियों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे और इसी प्रदर्शन में एक लड़का इस्लामिक स्टेट का झंडा लहराने लगा। श्रीनगर में आईएस का झंडा लहराए जाने को केंद्र सरकार ने भी गंभीरता से लिया है और इस मामले पर गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। ये पहली बार नहीं है जब भारत में इस्लामिक स्टेट के प्रोपगंडा का असर दिखा हो। कुछ महीने पहले मुंबई के भी कुछ लड़के इस्लामिक स्टेट की फौज में शामिल होने के लिए इराक चले गए थे। बाद में इन लड़कों में से एक की मौत की खबर भी आई। इसी तरह हैदराबाद के कुछ नौजवानों को भी इराक जाने की कोशिश करते वक्त पकड़ा गया था और अब कश्मीर में यह काला झंडा इशारा करता है कि मध्य एशिया और यूरोप की ही तरह भारत में बगदादी के काले मंसूबों का जहर फैल रहा है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ न्यूज नेशन। श्रीनगर में हुई इस घटना से यह समझ में आता है कि अब आतंक और कट्टरवाद का जहर हिंदुस्तान में भी कई जगहों पर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक हमारे देश में सीमा पार से स्पॉन्सर्ड आतंकी नापाक हरकतों को अंजाम देते रहे थे, लेकिन अब देश के अंदर भी आतंकी एजेंडे की ब्रिगेड बनती हुई दिखाई दे रही है। इस्लामिक स्टेट की तरह अल कायदा भी हिंदुस्तान में कई साजिशें रचता हुआ दिखाई दे रहा है। अल कायदा के आका अल अयमन अल जवाहिरी ने हाल ही में ऐलान किया था कि हिंदुस्तान में भी आतंकी गतिविधियां फैलाई जाएंगी और इसके लिए एक अलग शाखा बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर से भी नौजवानों के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जाने की खबरें आती दिखाई दे रही थी। खुद असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी इस बात की तस्दीक की है कि असम तक अल कायदा अब सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। श्रीनगर इस्लामिक स्टेट का झंडा लहराए जाने की घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कड़ा रुख इख्तियार करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कश्मीर की सियासत में अहम जगह रखने वाली पीडीपी तस्वीरों को सामने आने के बावजूद ऐसे किसी भी घटना पर भरोसा करने से इनकार करती दिखाई दे रही है। ऐसे शैतानी कायर लोगों का जो लोग की इंसानियत के दुश्मन हो, जो कि इंसानी मूल्यों की हत्या करना चाहते हो, जो विश्व की शांति के लिए खतरा हो, ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं। सरकार देख रही है, हमें नहीं लगता कि इनकी जड़ें कोई बहुत मजबूत है यहाँ पर। मुझे उन जवानों पे भरोसा है। मैं नहीं समझती किसी ने काला झंडा उठा लिया उससे ISIS कश्मीर में आ गया। मेरा दिल, मेरी रूह ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे कश्मीर के लड़के जो हैं उस काले झंडे को हाथ में उठाएंगे। नेशन में अब आपके सामने पेश करते हैं दूसरी बड़ी खबर जो कि कश्मीर से ही जुड़ी हुई है। कश्मीर पर नापाक निगाह रखने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर जबान खोली है और पाकिस्तान अब कश्मीर पर अपना झूठा प्रोपेगेंडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने रखता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आज पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का जबरदस्त उल्लंघन किया है। खिसियाना पाकिस्तान खंबा नोचे। पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। सीमा पार से बेगुनाहों पर बमबारी कर जब पाकिस्तान के मंसूबे कामयाब नहीं हुए तो पाकिस्तान ने एक नया पैंतरा खेलते हुए अब संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में नवाज शरीफ के सलाहकार सरतार अजीज ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बॉन की मून को लिखा है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सामने जम्मू कश्मीर का मुद्दा बहुत लंबे वक्त से है। इसमें कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का मामला भी शामिल है। पाकिस्तान कश्मीर के हालात के झूठे और खोखले दावे कर रहा है, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अब लोग पाकिस्तान के राज का विरोध कर रहे हैं। ये किस कानून के तहत यहाँ पर पाकिस्तान के परचम लहरा रहे हैं? ये किस कानून के तहत इस तरह के बेहुदा बैनर जो है वो चौकों पर लटका रहे हैं? पीओके के
मुजफ्फराबाद में हुए एक ऐसे ही प्रदर्शन में स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों पर नौजवानों को गुमराह करने के इल्जाम लगाए। पाकिस्तान के हालात साफ बयां करते हैं कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान जो भी बयान देता है या कदम उठाता है, उसका सिर्फ एक मकसद होता है, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना। दिल्ली से अनीता चौधरी, न्यूज नेशन। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने जिस तरीके से कश्मीर के मुद्दे को उछाला है और उठाकर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने रखने की कोशिश की है, साफ बयां करता है कि कश्मीर को पाकिस्तान के सियासतदान एक बार फिर वोट जुटाने के मुद्दे की तरह इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार हर मोर्चे पर तकरीबन नाकाम होती दिखाई दे रही है और अब वो कश्मीर को पैतरा बनाकर हिंदुस्तान विरोधी भावनाओं को भड़काना चाहते हैं और इसके साथ ही अपना उल्लू भी सीधा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पाकिस्तान बार बार जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करने की बेबुनियाद मांग करता चला जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान की हर हरकत का विरोध करते हैं, खास करके सीज फायर उल्लंघन। जिस तरह से नुकसान जम्मू में हुआ है, उसके बाद घाटी के लोग पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की भारत सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। एक तरफ से वो उन्होंने मिलिटेंट पाले हुए हैं, दूसरी तरफ से उनकी फौज है, वो फौज उनकी बात मानती नहीं है। पाकिस्तान हमेशा गलत करता है, वहाँ तो हमारे कितने आदमी पहले भी उसने मारे हैं, अब उसको थोड़ी सी मार पड़ी है तो इसलिए लेटर लिखने शुरू कर दिए। लोगों का ध्यान डेवलपमेंट की तरफ से डाइवर्ट करके वो ये दिखा रहा है कि हम इंडिया के साथ पंगे ले रहे हैं, जबकि मुंह तोड़ जवाब मिलने पे वो चुप भी हो जाता है। यूएनओ के सामने वो जाकर ये साबित कर रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं। चोरी धूप पर से सीना चोरी, इंडिया ने इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जितना दे सकता है कि ये दोबारा बार बार उल्लंघन न करे। सीमा पर बमबारी करने के साथ ही पाकिस्तान लगातार घाटी में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की पुरजोर कोशिश करता दिखाई दे रहा है। कश्मीर के हंदारा में आतंकवादियों के साथ हुए एक एनकाउंटर में सेना का एक जवान शहीद हो गया। दरअसल सेना को खबर मिली कि एक गांव में कुछ लोग छिपे हुए हैं और वो आतंकी हैं। जब फौज ने अपने जवानों के साथ उस इलाके की तलाशी शुरू की तो आतंकवादियों ने सेना के जवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में सेना ने भी माकूल जवाब दिया और इलाके में छिपे आतंकवादियों की तलाश करते हुए वहां पर एक जवान की मृत्यु हो गई है, जबकि अभी भी यह तलाश जारी है। नेशन में हम रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए वापस आएंगे और बात करेंगे तूफान हुदहुद की किस तरीके से अब चीजें सामान्य होते दिखाई दे रही हैं। बने रहिए हमारे साथ। और आइए बात करते हैं हुदहुद की। हुदहुद एक ऐसा नाम जो कि तूफानी आफत की तरह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तबाही मचाता हुआ दिखाई दिया। हुदहुद की रफ्तार कम हो गई है, लेकिन इस तूफान का खतरा अभी पूरे तरीके से टला नहीं है। आंध्र प्रदेश में जोरदार दस्तक के बाद हुदहुद दम तोड़ चुका है। कमजोर पड़ चुका हुदहुद पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन पीछे छोड़ गया है मुसीबतों का अंबार। इन मुश्किलों के बीच राहत और बचाव में सबसे बड़ी बाधा है जोरदार बारिश, क्योंकि अगले कुछ घंटे इन इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं, जिससे निपटना बड़ी चुनौती होगी। विशाखापट्टनम समेत आंध्र के दूसरे जिलों में हुदहुद से हुई तबाही के आकलन में जुटा प्रशासन लोगों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने में जुटा है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खुद पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हुदहुद का असर कई और राज्यों पर भी पड़ सकता है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद केंद्र ने राज्य सरकारों को अलर्ट कर दिया है। जिन राज्यों को अलर्ट किया गया है उनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। रांची और बनारस के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश भी शुरू हो गई है। ऐसे में प्रशासन को हर पल सतर्क रहने को कहा गया है। उम्मीद यही है कि मौसम विभाग की सटीक जानकारी और प्रशासन की मुस्तैदी से जानमाल का कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश भी शुरू हो गई है। ऐसे में प्रशासन को हर पल सतर्क रहने को कहा गया है। उम्मीद यही है कि मौसम विभाग की सटीक जानकारी और प्रशासन की मुस्तैदी से जानमाल का कम से कम नुकसान होगा। विशाखापट्टनम से पिंकी राजपुरोहित के साथ गंजम से धीरेन्द्र पुंडे, टीम न्यूज नेशन।
हुदूद नाम का ये तूफानी खतरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और जहां जहां से ये तूफान गुजर रहा है वहां नजर आता है ये सिर्फ बर्बादी के मंजर नजर आते हैं। हुदूद ने कैसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तबाही मचाई है, देखिए नेशन व्यू के इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में। गोपालपुर में अगर आप देखें तो समंदर की लहरें वापस अपने पुराने रूप में लौट आई हैं और वहां जिंदगी भी पटरी पर आती दिख रही है। हुदहुद यहां से गुजर गया, वो भी बिना किसी नुकसान के। लेकिन यहाँ होने वाली बारिश, जो पिछले दिन बारिश बहुत तेज हुई है, तो उससे यहाँ गंजम जिले के पास बहने वाली नदी रिस्कुलिया नदी में ओवरफ्लो काफी है और ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा हो सकता है। इस वक्त हम खड़े हैं विशाखापट्टनम में और यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से तबाही का जो ये लेकर आया था हुदहुद तूफान, वो पूरी तरह से तबाही मचाकर चला गया। और सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो हुआ है इलेक्ट्रिसिटी को। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के खंभे किस तरह से पूरी तरह से जो है उखड़ चुके हैं। एहतियात एक चीज है, भूख एक चीज है। बरसात में भी मछुआरे समंदर में उतरते हैं। भले ही आज समंदर में मछुआरे नहीं उतरे, लेकिन वो अपना जाल तो डाल ही रहे हैं ताकि अपनी जरूरत के लिए, कम से कम अपने खाने के लिए तो समंदर से मछली निकाल ही लें। यही हाल है गोपालपुर की इस मछुआरी बस्ती का। आप देख रहे हैं कि ये सारी नावें वहीं खड़ी हैं जहां कल थे। अभी चूंकि प्रशासन ने नहीं कहा है कि कोई भी नाव अभी समंदर में न जाए, तो यहां पर रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए वापस आते हैं और बात करेंगे किस तरीके से विधानसभा चुनाव में सियासी रण बिछ चुका है, महाभारत की तैयारी है। बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि महाराष्ट्र और हरियाणा की बात करते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के सियासी संग्राम में सभी दल अपनी अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंक चुके हैं और अब इंतजार है तो इस सेमीफाइनल का। महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनावी संग्राम तय करेगा कि जनता के जहन में मोदी लहर अब भी जिंदा है या नहीं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग 15 अक्टूबर को होगी और 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो यहाँ अब गठबंधन की राजनीति खत्म हो गई है और चारों बड़ी पार्टियां यानी शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी और कांग्रेस अपने अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस, बीजेपी और हरियाणा जनतांत्रिक कांग्रेस में मुख्य टक्कर है। टीम न्यूज नेशन। नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने निशाना साधा तो मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ करने वाले कांग्रेसी नेता शशि थरूर पर भी पार्टी ने गाज गिरा दी है और थरूर को पार्टी के प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया है। दरअसल शशि थरूर ने स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने का नेता क्या कबूल कर लिया। केरला कांग्रेस के कई नेताओं की आंख की वो किरकिरी बन गए। आला कमान तक उनके शिकायत पहुंचने लगी और ऐसे में शशि थरूर पर कार्रवाई कर दी गई। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि दिग्विजय सिंह के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने तो शशि थरूर के इस कदम का स्वागत किया था। लेकिन कांग्रेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। नेशन में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों के साथ तुरंत आप साथ हैं।